सन 57 से देख रही थी संसद की दीवारें उस एक अक्स को, कभी शोहरतों के सातवें आसमान पर तो कभी गुमनामी के गर्त में, कभी जीत का जश्न मनाते तो कभी हार कर भी हौसला बांधते, कभी हंसते कभी मुस्कुराते, कभी आंखों से चुहल कर जाते, कभी दिल खोल कर ठहाका लगाते। यकीन करिए हमारा 42 बरस होने को आए थे संसद और अटल बिहारी वाजपेयी के इस याराने को, मगर संसद ने कभी 17 अप्रैल 1999 के रोज जितना मायूस अटल बिहारी वाजपेयी को कभी देखा नहीं था। शक्ति सिन्हा की लिखी किताब के पन्ने पलट के देखेंगे तो दिल दर्द से भर जाएगा, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जिसने गुमनामी के ना जाने कितने थपेड़े सहे, अपनी बनाई पार्टी में अपने आप को शून्य होते देखकर भी चुपचाप हंसते मुस्कुराते सारा दर्द पी लिया, उस पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को भी 17 अप्रैल 1999 के रोज कलेजे में इतनी पीड़ा महसूस हुई थी कि दिल का दर्द आंखों से छलक आया था। 5 दशक में पहली दफा संसद की दीवारों ने वाजपेयी को रोते देखा था। कल्पना कर सकते हैं आप वाजपेयी के कलेजे की पीड़ा को, मगर अचरज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सत्ता के सिंहासन से उतारकर नीचे फेंक देने के तमाम घटनाक्रमों की पटकथा का इकलौता लेखक जो शख्स था, आज वही शख्स भारतीय जनता पार्टी के सिंहासन पर विराजमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में शायद हिंदुस्तान का सबसे दुलरुआ मुसलमान बना हुआ है। मगर आरिफ की जिंदगी में यह विरोधाभास पहली दफा नजर आया है ऐसा नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी की बगावत का सबसे पैना तीर अगर इंदिरा की आंखों में तारा बन टिमटिमाने लगे तो इसे विरोधाभास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अगर इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के जिगर का टुकड़ा कहलाने वाला शख्स हिंदुस्तान के सियासी पटल पर कांग्रेस के सियासी वजूद के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो इसे विरोधाभास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और यकीन करिए हमारा, ये आरिफ मोहम्मद खान की वो दास्तान है जिसके फलसफों को समझते समझते कब हिंदुस्तान की सियासत समझ आ जाती है इल्हाम ही नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आरिफ मोहम्मद खान की सियासी दास्तान को, पलटते हैं हिंदुस्तान की सियासत के एक अनकहे अध्याय को। वो अध्याय जिसकी पहली इबारत लिखी जाती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक छोटे से गांव सियाना से, जहां 18 नवंबर 1951 के रोज जन्म होता है आरिफ मोहम्मद खान का। यूं तो आरिफ के वालिद अशफाक मोहम्मद खान ने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, मगर अपने बेटे को तालीम दिलाने के लिए उनके जुनून की हद आप इस बात से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शुरुआती शिक्षा दीक्षा देश की राजधानी दिल्ली के सर्वप्रतिष्ठित जामिया मिलिया पब्लिक स्कूल से पूरी कराई। जाहिराना तौर से इसके लिए दिल्ली के अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद ली थी उन्होंने, और रिश्तेदारों से अगर रिश्ते के बदले मदद मांग लीजिए तो रिश्ते कैसे देखते ही देखते दम तोड़ने लगते हैं, इसका अंदाज़ा आरिफ के वालिद अशफाक को तब चला जब उनके 5वीं जमात में पढ़ने वाले नन्हे से आरिफ को पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए भी किसी ने मदद देने से इनकार कर दिया। जाहिराना तौर से इसके बाद आरिफ दिल्ली से वापस अपने घर, अपने गांव बुलंदशहर लौटते हैं और फिर बुलंदशहर के ही जीएस इंटर कॉलेज से अपनी आगे की तालीम आगे बढ़ाते हैं। फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं जमात पार करते करते कब आरिफ की तालीम का कारवां 10वीं की दहलीज तक जा पहुंचा, ये ना आरिफ को इल्हाम हो सका ना आरिफ के परिवार वालों को। ये आरिफ की जिंदगी में 10वीं की वो दहलीज थी जिसके पार एक नई दुनिया आरिफ का इंतजार कर रही थी। वो दुनिया जो आरिफ के जहन में उनके मुस्तकबिल के लिए तैयार ख्वाबों से भरी हुई थी। वो ख्वाब जिसमें जब भी आरिफ अपने मुस्तकबिल का अक्स तैयार करने की कोशिश करते, उस अक्स में उन्हें सफ़ेद लबादा पहने,
गले में दिल की धड़कनों को मापने का आला टांगे एक चिकित्सक नजर आया करता था। और जब अपने जहन में अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार इस अक्स को असलियत में तब्दील करने के लिए आरिफ ने 11वीं की जमात से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने शुरू किए, जी तोड़ मेहनत शुरू की, तो देखते ही देखते आरिफ की कमर तोड़ मेहनत का कमाल उनके 12वीं की जमात की मार्कशीट में भी नजर आने लगा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से उनको मिले दाखिले के उस आमंत्रण पत्र में भी नजर आने लगा, जिस आमंत्रण पत्र के जरिए अब आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण से MBBS की पढ़ाई करने के योग्य अर्हता हासिल कर चुके थे। ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वही चिकित्सा संकाय का प्रांगण था जिसका इंतजार मुद्दतों से कर रहे थे आरिफ। मगर तब आरिफ को नहीं इल्हाम था कि जितना इंतजार वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इस प्रांगण का कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा इंतजार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह प्रांगण आरिफ का कर रहा था, आरिफ की तकदीर की तस्वीर और तासीर पलट देने के लिए। चूंकि यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वही चिकित्सा संकाय का प्रांगण था जहां अपनी MBBS की पढ़ाई करते करते कब आरिफ पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बहने वाली सियासी फिजाओं का सुरूर चढ़ने लगा, यह आरिफ को इल्हाम ही नहीं हो सका। अभी 2 सेमेस्टर ही पास किए होंगे आरिफ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में संगठन मंत्री का पर्चा भर दिया। पर्चा क्या भरा, मानो संगठन मंत्री का पद आरिफ की झोली में खुद ब खुद आके गिर गया और आरिफ 1972-73 आते आते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संगठन मंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभालने लगे। ये आरिफ की जिंदगी में सियासी बहार की पहली आमद थी, जिस बहार की बहकती हवाओं ने आहिस्ता आहिस्ता आरिफ को इतना बहका दिया कि देखते ही देखते आरिफ की समूची जिंदगी उस दुराहे पर नजर आने लगी जहां अपने मुस्तकबिल की ओर निहारते आरिफ को 2 अलग अलग राहें 2 अलग अलग दिशाओं की ओर बढ़ती नजर आ रही थीं और आरिफ को उन दोनों में से किसी एक राह को ही अपनी जिंदगी की डगर बनाना था। एक ओर थी सियासत और दूसरी ओर थी उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई। और आरिफ ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की डगर को छोड़ सियासत की डगर पर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना मंजूर किया और इस नई डगर पर अपना पहला कदम आगे बढ़ाया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आगामी छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव में छात्र संघ अध्यक्ष के लिए पर्चा भरकर। और तकदीर का खेल देखिए कि संगठन मंत्री का पर्चा भरा आरिफ ने तब भी जीत आरिफ के कदमों में थी और जब छात्र संघ अध्यक्ष का पर्चा भरा तब भी जीत आरिफ के कदमों में नजर आने लगी। महज 2 बरस के भीतर भीतर आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बन चुके थे। बतौर छात्र संघ अध्यक्ष आरिफ ने 2 अहम फैसले लिए। अव्वल तो ये कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र समिति के सहारे इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के खिलाफ तमाम प्रदर्शन किए और दूजा ये कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के भीतर मौलाना या मौलवियों को बुलाने से साफ तौर से इनकार कर दिया। ये दोनों फैसले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की रीति रवायत के खिलाफ थे और यही वो 2 फैसले थे जिन्होंने आरिफ मोहम्मद खान की तस्वीर एक प्रगतिशील मुस्लिम छात्र नेता के तौर पर तैयार की। वो तस्वीर जिस पर 70 के दशक के पूर्वार्ध में ही नजर पड़ चुकी थी, मोदी की। घबराइए मत, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी वाले मोदी नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के पहले मशहूर मोदी पीलू मोदी थे, जो उन दिनों अपनी स्वतंत्र पार्टी के विस्तार हेतु युवा तुर्कों की तलाश में जुटे थे। और उसी तलाश के दौरान जब उनकी नजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रगतिशील छात्र नेता आरिफ मोहम्मद खान पर पड़ी तो उन्होंने लगे हाथ आरिफ के लिए अपनी पार्टी का न्योता भेज दिया, जिसे आरिफ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और इसके बाद पीलू मोदी की सदारत में सियासत का ककहरा सीखने लगे। मगर चंद महीनों के बाद जब पीलू मोदी की स्वतंत्र पार्टी का विलय चौधरी साहब की भारतीय क्रांति दल में हो गया, तब पीलू मोदी के साथ साथ
चौधरी साहब भी आरिफ को सियासत का ककहरा सिखाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर चौधरी चरण सिंह जैसे वटवृक्ष के नीचे बैठ आरिफ अपने सियासी अरमानों को नई परवाज देने का मन ही बना रहे थे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल की कैंची से आरिफ मोहम्मद खान छोड़ दीजिए, उन्हें सियासी वरद हस्त प्रदान करने वाले चौधरी साहब तलक के पर कतर डाले और अपने खिलाफ खड़े होने वाले तमाम विपक्षी चेहरों की ही तरह आरिफ मोहम्मद खान को भी 19 महीनों की कैद मुकर्रर कर दी। ये वो कालखंड था जब आरिफ के वालिद वालिदा इस बाबत सर पकड़ के बैठे रहते थे कि कहां उनका लड़का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में डॉक्टर बनने गया था और कहां कारावास की कैद भोग रहा है। दरअसल तब तलक आरिफ के अम्मी अब्बू को नहीं इल्हाम था ना कि 1975 से 77 के कालखंड में जिस जिस सियासतदार ने कारावास की कैद भोगी थी, असलियत में उसी कारावास ने उसकी नई सियासी शोहरत की इबारत कारावास के कालखंड के दौरान ही लिखनी शुरू कर दी थी। और यकीनन जब 1977 के जनवरी के दूसरे पखवाड़े में तमाम विपक्षी नेताओं की रिहाई हुई और आरिफ ने भी कारावास की दहलीज के बाहर अपना पहला कदम आगे रखा, तो वो पहला कदम महज जेल के बाहर की दुनिया में नहीं था, बल्कि आरिफ की नई सियासी दुनिया के भीतर भी था। क्योंकि जेल से बाहर निकलते ही जनता पार्टी की ओर से उन्हें सियाना विधानसभा सीट से विधायकी का टिकट मिल चुका था, जिस विधायकी के टिकट के सहारे जब आरिफ ने अपने सियासी अरमानों के दुर्ग बनाए तो वो दुर्ग देखते ही देखते अजेय बने और 1977 के सियाना विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव जीतकर आरिफ महज 26 बरस की उम्र में उत्तर प्रदेश की विधायिका के सदस्य के तौर पर लखनऊ में शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे। और गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त उनके गले में देश की सत्ताधारी पार्टी यानी जनता पार्टी का बिल्ला टंगा हुआ था। और आपको ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी कि जब आप देश के सत्ताधारी दल के सदस्य हों तो आपको किस तरह के लाभ हासिल हो सकते हैं, मगर यकीन करिए हमारा, जब तलक आरिफ को सत्ताधारी दल का एक छोटा सा मुनाफा भी हासिल होता कि आरिफ और उनके मुनाफे के बीच आकर खड़ा हो गया उनका अपना लखनऊ। वो लखनऊ जहां बरस 1980 के भीतर बर्बर शिया सुन्नी दंगे भड़के थे, जिन दंगों के भीतर अपनी जनता पार्टी सरकार की लचर नीतियों के खिलाफ विरोध के तौर पे आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी विधायकी से त्यागपत्र दिया और जनता पार्टी से रुखसती ले ली। ये वही कालखंड था जिस कालखंड के दौरान इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी हिंदुस्तान की गलियों में घूम घूम कर सत्ता के गलियारों में सियासत का चक्रवात पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और अपनी इस मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए उन्हें जरूरत थी ऐसे युवा तुर्कों की जो मंचों पर चढ़ के जनता पार्टी की सरकार की लचर नीतियों की बखिया उधेड़ के रख दें। और जब संजय ने उत्तर प्रदेश की धरती पर एक नज़र दौड़ाई तो उनकी नज़र में मानो किसी चमचमाते तारे की तरह टिमटिमाया एक सितारा आरिफ मोहम्मद खान। संजय गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान को नई बनी इंदिरा कांग्रेस का प्रस्ताव भिजवाया तो आरिफ ने झट से हाँ कर दी। और इसके बाद बरस 1980 के लोकसभा चुनाव के भीतर आरिफ को इंदिरा कांग्रेस की ओर से कानपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का टिकट दिया गया। और इस टिकट के बदले न सिर्फ आरिफ ने लोकसभा की इस लड़ाई को अपने नाम किया, बल्कि दिल्ली पहुंच देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दिल भी अपनी बातों से कुछ इस कदर जीता कि इंदिरा ने जल्द ही आरिफ को अपने करीबियों में शुमार कर लिया। फिर वक्त गुजरता रहा, कैलेंडर के पन्ने फड़फड़ाते रहे। 23 जून 1980 के रोज आरिफ की उंगली पकड़ उन्हें कांग्रेस के भीतर लेकर आने वाले संजय गांधी ने इस दुनिया से रुखसती ली तो 31 अक्टूबर 1984 के रोज आरिफ को कांग्रेस के भीतर मजबूत करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। दौर राजीव का आया और देखते ही देखते कांग्रेस की काया पलटने लगी। मगर यकीन करिए हमारा, आरिफ मोहम्मद खान उन चंद चेहरों में शुमार थे जो चेहरे संजय गांधी के भी करीबियों में शुमार थे और राजीव के करीबियों में भी उनकी गिनती होती थी। अगर संजय ने आरिफ पर भरोसा कर उन्हें कांग्रेस का सांसद बनाया था
तो राजीव ने भी आरिफ को राज्य मंत्री का तमगा देकर बार बार भरोसा जताया था। वो तो 23 अप्रैल 1985 की वो तारीख बीच में ना आती तो आरिफ और राजीव का रिश्ता बचा रहता। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी आपको कि 23 अप्रैल 1985 के रोज हिंदुस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाला मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। वो फैसला जिसके खिलाफ सड़कों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के प्रदर्शन के दबाव के आगे राजीव गांधी सरकार ने झुकना कबूल किया था और राजीव गांधी ने सदन के भीतर प्रस्ताव लाकर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पलटा था, जिस फैसले के सबसे बड़े हिमायती बनकर आरिफ मोहम्मद खान पूरे देश भर में प्रचार कर रहे थे। तो जाहिराना तौर से जब विचारों में इतना घोर विरोधाभास हो गया तो आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी सरकार से रुखसती लेने का मन बनाते हुए अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया और कांग्रेस से हमेशा हमेशा के लिए रुखसती ले ली। मगर उस दौर में राजीव से नाराज होकर रुखसती लेने वालों में अकेले आरिफ थे ऐसा तो था नहीं। अरुण नेहरू से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह समेत राजीव से नाराज नेताओं की एक लंबी कतार थी, जिन नेताओं ने जब आपस में गलबहियां कर 1989 के लोकसभा चुनावों के रण में कांग्रेस की 414 अट्टालिकाओं वाले अजेय दुर्ग के सामने अपना एक संयुक्त मोर्चा खड़ा कर उसे जन मोर्चा का नाम दिया, तो देखते ही देखते राजीव की 414 अट्टालिकाएं एक एक कर कब भस्मीभूत होती चली गई और 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव सत्ता से बाहर निकल गए और जन मोर्चा हिंदुस्तान की सत्ता पे जा बैठा। ये बड़े बड़े सियासी पंडितों को समझ नहीं आया तो हिंदुस्तान की आम आवाम को कैसे समझ आता। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी इस नई सरकार के भीतर आरिफ को काबीना मंत्री का तमगा मिला, मगर थे तो आरिफ वजीर ही, और वजीर की वजारत तो तभी तलक रहती है जब तलक उसके बादशाह की बादशाहत हो। तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यों ज्यों विश्वनाथ प्रताप सिंह का सूरज हिंदुस्तान के सियासी क्षितिज से अस्ताचल की ओर आगे बढ़ता है, आरिफ मोहम्मद खान की तकदीर भी उनसे दूर होती हुई नजर आती है। वो आरिफ जो 1984 से लेकर 1990 तक लगातार बहराइच की लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे थे, उसी बहराइच की आवाम ने 1991 के लोकसभा चुनाव के भीतर आरिफ को सिरे से नकार दिया और फिर लगातार नकारती ही रही। करीब 8 बरस तक आरिफ हिंदुस्तान की सियासत के नेपथ्य में नजर आते रहे, मगर वो कहते हैं ना, सियासत धीरज रखने वालों का काम है। जो वक्त को मुट्ठी में थामे रखते हैं, एक ना एक दिन वक्त उनकी मुट्ठी में जरूर आ जाता है और आरिफ की मुट्ठी में भी वक्त दोबारा लौटता है 1998 के लोकसभा चुनावों में। मगर इस दफा वक्त ने लौटने की राह बदल ली थी। अब वक्त न कांग्रेस के रस्ते आरिफ की मुट्ठी में कैद हुआ था, न जन मोर्चा के रस्ते। इस दफा वक्त को आरिफ तलक लाने के पीछे वही बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जिनके पीछे 15 अप्रैल 1999 के रोज समूची भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड लगी हुई थी, ताकि महज 48 घंटों बाद होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मायावती अपने 5 सांसदों का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जाहिर करे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी मान मनौवल के बाद एक नजर दौड़ानी पड़ेगी हमें 16 अप्रैल 1999 के रोज संसद भवन की पार्किंग के भीतर, जहां पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक व्यस्त दिन गुजारने के बाद अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल गाड़ी में बैठ घर के लिए रवाना होने ही वाले होते हैं कि अचानक किसी की पीछे से आवाज आती है, वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी गाड़ी का दरवाजा हाथ में पकड़े हुए ही रुकते हैं, पीछे पलटते हैं। ये बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, चिंता मत करिए, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाजपेयी को भी इत्मीनान हुआ मायावती की इस मुस्कुराते हुए सकारात्मक रुख से, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को शायद इल्हाम भर भी नहीं था कि आज और कल के बीच एक रात का फासला है, क्योंकि इसी रात
जब मायावती अपने 5 सांसदों के साथ एक बैठक कर कल आने वाले दिन के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण कर रही थी, तब उस बैठक के दौरान उनके बहराइच लोकसभा क्षेत्र से आने वाले सांसद आरिफ मोहम्मद खान ने ही मायावती को एक समझाइश दी। आरिफ ने माया से कहा, मैडम आपका फैसला तो सिराखों पर रहेगा ही, मगर अगर अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ हम खड़े हुए नजर आए तो उत्तर प्रदेश की धरती पर मुसलमानों का वोट हमसे छिटक जाएगा, विशेष रूप से तब और जब हमारा मुकाबला उत्तर प्रदेश की धरती पर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से है। ये एक वाक्य नहीं था, मायावती के लिए मानो एक सैन्य पाठ सरीखा झटका था, मानो एक पल को मूर्छा से जागी माया। और फिर क्या हुआ ये जानना है तो अगले रोज यानी 17 अप्रैल की शाम संसद भवन के वेल के भीतर दाखिल होना होगा, जहां अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जा रही थी। और अचानक पूरे संसद भवन को हैरान कर देने वाली एक आवाज गूंजती है। यह आवाज बसपा सुप्रीमो मायावती की थी, जो पीछे बैठे अपने सांसद आरिफ मोहम्मद खान की ओर ही इशारा करते हुए कहती हैं, आरिफ लाल बटन ही दबाना। और माया का ऐसा कहना था, आरिफ ने वाजपेयी की सरकार पर लाल बटन दबाया। वोटिंग मीटर पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अविश्वास प्रस्ताव का फैसला नजर आने लगा। 269 बनाम 270। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर चुकी थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से, महज एक वोट से हिंदुस्तान की सत्ता से नीचे उतार दिए जा चुके थे। शक्ति सिन्हा की किताब के पन्ने पलट लेंगे तो आपको इल्हाम हो जाएगा कि उस शाम वाजपेयी कितने दर्द में थे, कितनी पीड़ा में थे। और अब तलक इतना तो समझ आ ही चुका होगा आपको कि वाजपेयी को ये दर्द, ये पीड़ा, ये टीस कभी होती ही ना, अगर उस रात मायावती को आरिफ मोहम्मद खान की वो समझाइश कभी दी ही ना जाती। मगर तकदीर का खेल देखिए, जो माया 1999 में आरिफ मोहम्मद खान की सलाह के एक एक अक्षर को अक्षरशः पालन में ला रही थी, उसी माया ने 2002-03 के दौर में आरिफ मोहम्मद खान की एक छोटी सी बात मानने से भी इंकार कर दिया। मसला गुजरात दंगों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ ना जाने का था, जिस मसले पर आरिफ मोहम्मद खान ने मायावती से मतभेद के चलते बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यहां तक तो बात सभी को समझ आ रही थी कि चलिए मायावती से आपके विचार नहीं मिले तो आपने मायावती की पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। मगर जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन लेने व देने के मसले पर आपने अपनी बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया था, 2 बरस बाद उसी भारतीय जनता पार्टी के दामन में खुद कैसे चलेगा ये आरिफ मोहम्मद खान, ये ना हिंदुस्तान के किसी सियासी पंडित को समझ आया, ना आरिफ मोहम्मद खान की खुद की बहराइच की आवाम को, जिसने बरस 2004 के लोकसभा चुनाव में आरिफ मोहम्मद खान को ऐसा पटका कि फिर आरिफ मोहम्मद खान कभी हिंदुस्तान के सियासी क्षितिज पर दोबारा नजर आ ही नहीं सके। 2004 छोड़िए, 9 छोड़िए, 14 छोड़िए, मगर 19 ना छोड़िएगा ना, क्योंकि 14 के लोकसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनावों के बीच में ही एक चिट्ठी पहुंच चुकी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में। यह चिट्ठी लिखने वाले खुद आरिफ मोहम्मद खान थे और इस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था कि इसी एक चिट्ठी ने आरिफ मोहम्मद खान की दूसरी सियासी पारी के आगाज की पटकथा लिख दी थी। इस चिट्ठी के भीतर आरिफ मोहम्मद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने की गुहार लगाई थी, ट्रिपल तलाक के मसले पर एक कानून बनाने की प्रार्थना की थी। जिस चिट्ठी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान ट्रिपल तलाक पे गया और इसके बाद किस तरह ट्रिपल तलाक का बिल आया और आरिफ मोहम्मद खान ने इसकी जी भरकर पैरवी की। अमित शाह की ओर से आरिफ मोहम्मद खान की खुले मंच से तारीफ की गई और फिर भारतीय जनता पार्टी की ही ओर से आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया और फिर अभी हाल में ही बिहार के राज्यपाल के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान को शपथ लेते तो हमने सबने देखा ही।